हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स का चैप्टर, जिसमें हमने 3 वीडियो पहले बना दी हैं। इसकी आज हम देखेंगे चौथी वीडियो, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने हेलो एल्केन बनाने के 3 वीडियो में हेलो एल्केन बनाने की विधियां हमने सारी पढ़ ली हैं। अब हमें हेलो एल्केन के प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के हमें गुण पढ़ने हैं। इसमें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान होती हैं, एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, आप अपनी बुक से कवर कर सकते हैं। हम मेनली डिस्कस करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन निकाल कर शुरू हो जाइए मेरे साथ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में आज हमें पढ़नी है इसकी रिएक्शन SN1 रिएक्शन। आज हमें पढ़ना है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, या फिर हम इसे कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया। शॉर्ट में हम इसे SN1 कहते हैं। तो सबसे पहले कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए SN1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमें RX की रिएक्शन किसी एक न्यूक्लियोफाइल से करवानी है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस का लवर होता है। इसमें चीजें स्पीसीज होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें होता क्या है कि ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटने से R के साथ तो NU ये जुड़ जाता है और X हेलोजन हैलाइड के रूप में ये यहाँ अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये 2 तरह से हो सकता है, जिसमें एक टाइप होता है SN1, एक होता है SN2। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ SN1 रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन का अब हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे और हमें इसकी रिएक्शन करानी है वाटर से। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल के रूप में वाटर ले लिया है। तब क्या होगा, देखिए पहले स्टेप में देखिए यहाँ से ये Cl हट जाएगा, इस जगह पर यहाँ एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये जो क्लोरीन है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पर ये बन गया कार्बोकैटायन। ठीक, ये क्या बना है, यहाँ ये कार्बोकैटायन बन गया। तो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये हाँ, यहाँ पर मैंने देखिए ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिखा है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है। ये रिएक्शन किसके लिए ज्यादा फेवरेबल होगी, मतलब कौन सा हैलाइड ये रिएक्शन ज्यादा करेगा, जो ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। और हमने पढ़ रखा है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड।
तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा देते हैं। इनको आप याद रखना है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड दिए जाए, लिख दिए जाए और उनसे पूछा जाए कि इनमें से SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा कौन देगा, तो जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वो सबसे अच्छा एल्किल हैलाइड जो होगा वो 3 डिग्री वाला होगा और SN1 रिएक्शन वो सबसे अच्छा देगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म से हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। देखिए, मैं ये मिटा देता हूं। देखिए क्या होता है कि CH3 Cl फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ से ब्रेक होता है। अब क्या बनेगा, देखिए CH3 यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ये CH3 और Cl यहाँ से अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये कार्बोकेटायन बन चुका है। यहाँ मध्यवर्ती के रूप में, इंटरमीडिएट के रूप में कौन बनता है, कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन में याद रखना है आपको, SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है, या इसे हम हिंदी मध्यवर्ती लिख देते हैं, मध्यवर्ती जो होता है वो होता है कार्बोधनायन या कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन यहाँ बन गया। अब देखिए ये जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, ये सबसे स्लो स्टेप होता है। ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है वही वेग निर्धारक पद भी होता है। वेग निर्धारक मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही वाला होता है। तो जिस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वही उसकी ऑर्डर होती है। क्या होती है, ऑर्डर। तो इस रिएक्शन के देखिए जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ही है, तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 1। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब इस रिएक्शन की जो आणविकता है वो भी एक ही है, क्योंकि यहाँ भी एक ही अणु है। ठीक, तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो नाम है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब न्यूक्लियोफिलिक आपस में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, प्रतिस्थापी हो जाते हैं। ये Cl हटके यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक, Cl हटके OH आ जाएगा तो ये हो जाएगा SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यूनिमॉलिक्यूलर ये इसलिए है क्योंकि इसके स्लो स्टेप में केवल एक ही अणु होता है। ठीक है, समझ आई इतनी बात। आगे देखिए इसके सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटायन है इस पर वाटर अटैक करेगा। वाटर के पास 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर अपना कार्बन को देगा, तब क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से O के साथ में कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के दिखाएं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। ये इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। और हाइड्रोजन अलग हो गया यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इनकी वजह से यहाँ से अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरफ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद ये बन जाएगा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ OH। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस ऑफ
एल्किल हैलाइड, ये इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन, क्या बोलते हैं इसे, जल अपघटन। हाइड्रो मीन्स वाटर, लेसिस मतलब टूटना, ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का टूटना किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, ये जल अपघटन कहलाता है। तो ये एक हमने उदाहरण कराया एल्किल हैलाइड का जल अपघटन, ये SN1 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, और SN1 रिएक्शन इस प्रकार होती है। तो देखिए इस रिएक्शन को देखने के बाद हमने कुछ चीजें सीखी हैं, वो क्या है, एक एक करके मैं उन सबको नोट करता हूँ, आप अपनी कॉपी में उन्हें नोट करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है ये। दूसरी बात, यूनिमोलिकुलर है, कैसी है, यूनिमोलिकुलर। मैंने आपको बताया था कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट है, वो केवल Rx की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की डिपेंड नहीं करता। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ नहीं लिखते, यहाँ केवल Rx की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसकी ऑर्डर भी, इसकी ऑर्डर 1 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। ये सारी चीज आपको नोट करनी है। तीसरा तीसरा पॉइंट है इसमें, इस रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या चीज होती है, अब ये देखिए, पोलर मतलब जैसे देखिए Rx हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड यहाँ पर इन दोनों में देखिए थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे ये टाइटली बॉन्ड रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा हम सॉल्वेंट लें जो इसके बॉन्ड को, इस फोर्स को कम कर सके, वो अच्छा होगा। तो जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर पोलर कंपाउंड है, ये क्या करता है, इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है 80, मतलब ये वाटर क्या करता है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको 80 गुना कम कर देता है, इसीलिए ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और एक्स अलग हो जाता है। वाटर की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। वाटर की जगह, वाटर की एक तो वाटर यूज होता है, बाकी एथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, या फिर एसिटिक एसिड भी हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज किए जाते हैं। ये बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 5 के बराबर होता है। तो आपको पोलर सॉल्वेंट समझ आया। अब उसके बाद ये प्रोटिक भी है। प्रोटिक का क्या काम है कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन भी हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखिए जैसे Rx का बॉन्ड जब ये टूट जाता है तो यहाँ से R पॉजिटिव और X नेगेटिव बन जाता है, फिर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आकर इस पर अटैक करता है, जबकि कर तो ये भी सकता है ना, X भी तो R पर अटैक कर सकता है, ये NU ही आकर क्यों करता है, उसकी वजह है कि ये जो X है इसको घेरने के लिए ये जो हमने पोलर सॉल्वेंट लिया, प्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है, उसका जो इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं ये इस X को घेर कर रखते हैं, ये यहाँ अपनी गुंडाई करते हैं एक तरह से, और ये इसको बिल्कुल एक के जाल सा बना लेते हैं, और जाल सा बनने के बाद ये अटक जाता है, और फिर इससे R पॉजिटिव से ये रिएक्शन नहीं कर सकता, यहाँ इस पर अटैक नहीं कर सकता, और NU को जुड़ने के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, और ये आसानी से इससे
जुड़ जाता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने के क्या फायदे हैं? ये दो फायदे हैं, एक तो ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है इन दोनों के बीच का, और ये जो एक्स नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो इतनी आसानी से इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट जो हमने लिया हुआ है उसका जो प्रोटॉन होता है वो इस हेलोजन को रोके रखता है। ठीक है, समझ आ गई बात? नोट करिए इतना। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, ये जो SN1 रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैसी है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन। ठीक है, और ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन मतलब क्या होगा? यहाँ पर CX का बॉन्ड टूटता है और CO का बॉन्ड बनता है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होने की वजह से, अब हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये बताया कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन कहां पर होगा? लो टेम्परेचर पर अच्छा होगा। ठीक, क्योंकि ये वाली बात हमने आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ला चाटेलियर का जो सिद्धांत है उसमें भी बताई है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती हैं उनमें साम्य किस ओर विस्थापित होता है? जहां पर ताप की कमी होती है। ठीक, तो अगर इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर को लो कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये रिएक्शन अच्छे से होगी। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है देखिए जरा, इसे डिटेल में समझते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए एल्किल हैलाइड ऐसा एल्किल हैलाइड होना चाहिए जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही हैं। यहाँ कोई फिनाइल ग्रुप है, ये मिथाइल, इसे इथाइल मान लो, और ये Cl, यहाँ H लिख लेते हैं चलिए, और यहाँ Cl, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है वाटर से। तब क्या होगा देखिए, ये CH3 CPH सिंगल बॉन्ड H OH, एक कंपाउंड ये बनेगा, यहाँ से Cl हट जाएगा, इस जगह पे OH आ जाएगा, या फिर एक कंपाउंड CH3 CPH, ये CH3 इधर और यहाँ पर OH। मतलब एक बार तो ऐसा होगा कि Cl जहां से हटा है उसी जगह पर OH आ जाएगा, ये रिटेंशन वाला है। और एक जहां से Cl हटा है उसके अपोजिट साइड में OH आएगा, इसे इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, इन दोनों में अब इन यहाँ हमें इन दोनों के ये भी मिलता है, रिटेंशन वाला कंपाउंड भी मिलता है और इन्वर्जन वाला भी मिलता है। तो यहाँ पर हम इसको इन दोनों का रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिश्रण। ये रेशमिक मिक्सचर हमें मिल जाता है। अब रेशमिक मिक्सचर में तो ये होता है कि 50% ये 50% ये होना चाहिए, है ना। ये 100% रेशमिक मिक्सचर नहीं है। ये जो होता है, ये वाला जो इन्वर्जन वाला कंपाउंड जो बनता है वो मोर देन 50% बन जाता है, और जो रिटेंशन वाला है वो लेस देन 50% बनता है हमारे पास। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है समझिए। देखिए, यहाँ से ये OCl हट गया और इस जगह पे OH, इसी जगह पे OH आ रहा है, लेकिन
ये Cl हट कर अभी कहीं गया तो नहीं है, किसी से जुड़ा नहीं है ना, तो ये वाला Cl इसी जगह पर होगा अभी, ठीक है, ये Cl इसी जगह पर होगा। तो इसको यहाँ पर जब कोई और दूसरा ग्रुप आके जुड़ना चाहेगा तो वो इतनी आसानी से जुड़ नहीं पाएगा। बेशक वाटर ने इसको घेर के रखा हुआ है, लेकिन ये यहीं कहीं मंडरा रहा है अभी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH इसी जगह पर आगे से इतनी आसानी से कार्बन से नहीं जुड़ेगा, बल्कि यहाँ से पीछे से उसे अच्छा मौका मिलेगा और आसानी से यहाँ से जुड़ जाएगा, इसी जगह से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करने नहीं कर पाएगा। तो ये वाला कंपाउंड जो रिटेंशन वाला होता है वो 50% से कम बनता है और इन्वर्जन वाला कंपाउंड 50% से ज्यादा बन जाता है। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसको समझ लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आगे हम देखेंगे कि SN1 जो रिएक्शन है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। SN1 को प्रभावित करने वाले कारक, तो SN1 रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड देखिए, अगर हमारे पास अगर इस तरह के एल्किल हैलाइड है तो देखिए यहाँ भी, चलिए हम X ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं। तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा। तो ये देखिए 3 डिग्री कैटायन कार्बोकैटायन बन रहा है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये मिथाइल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मिथाइल, ठीक है। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही अच्छी SN1 रिएक्शन देगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन SN1 अच्छी रिएक्शन देते हैं। ये मिथाइल और 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो मतलब मिथाइल और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे वो तो SN1 रिएक्शन ना के बराबर देंगे। 2 डिग्री फिर भी थोड़ी बहुत देता है और 3 डिग्री तो बहुत अच्छी SN1 रिएक्शन देता है। दूसरा, उसके बाद नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, हमने कैसा लीविंग ग्रुप एल्किल हैलाइड से जोड़ रखा है वो भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, जैसे देखिए हमारे पास RX के रूप में RI, RBr, RCl और RF जुड़े हुए, ठीक है। तो ये जो RX है, ये X वाला X जो है वही है लीविंग ग्रुप। ये X जितनी जल्दी यहाँ से हटेगा उतना ही अच्छे से, उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ जुड़ पाएगा, तो उतनी जल्दी अच्छी रिएक्शन SN1 होगी। तो हमने देखा है आयोडीन जो होता है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो आयोडीन सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन देता है। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और फिर उसके बाद फ्लोराइड, ठीक है। तो एल्किल आयोडाइड सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन देगा, एल्किल ब्रोमाइड फिर उससे कम, फिर उससे कम एल्किल क्लोराइड और फिर उससे सबसे कम एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। नोट करिए। तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने कैसा लिया हुआ है इस पर भी डिपेंड करेगी SN1 रिएक्शन की रेट। तो सॉल्वेंट मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक। कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या काम करता है? पोलर का मतलब जैसे हमारे पास कोई बॉन्ड है, कोई कंपाउंड है RX, इनके बीच का जो फोर्स है
उसको तोड़ने का काम ये सॉल्वेंट करता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। मैंने बताया था जैसे CH3, सॉरी, जैसे वाटर है C2H5 है, C2H5OH, एसिटिक एसिड है, इनका अगर हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखें, वाटर का 80, इसका 35 और लगभग इसका 5 होता है। तो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि एसिटिक एसिड अगर किसी SN1 रिएक्शन को x टाइम इंक्रीज कर रहा है तो ये एथाइल अल्कोहल लगभग 5 टाइम इंक्रीज कर देता है, और वाटर जो होता है वो लगभग 1 से 1.5 लाख गुना उस रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इसलिए वाटर बहुत ही अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसका वाटर का एक और काम है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कि ये जो जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो जो एक्स जो है ग्रुप, इस एक्स ग्रुप को क्या करता है, एक घेरा बना के एच का एच आयन इसको फंसा के रखता है, जिससे वो दोबारा से R पॉजिटिव से कार्बोकेटाइन से रिएक्ट ना कर सके। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के ये दो फायदे होते हैं, एक तो वो बॉन्ड को आसानी से तोड़ देता है और फिर जो बचा हुआ जो एक्स ग्रुप होता है उसको आसानी से एक्स से आर से रिएक्ट नहीं करने देता, ठीक है। तो ये SN1 को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको नोट करिए अच्छे से। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, अगली वीडियो में हम SN2 रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आप अपनी पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।